2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कुसमी नगर पंचायत नेता प्रतिपक्ष ने नगर पंचायत अधिकारी के विरुद्ध नगरीय प्रशासन विभाग रायपुर को लिखित शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के नगर पंचायत कुसमी में नगर पंचायत अधिकारी के द्वारा ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गोठान निर्माण में अन्य मद की राशि की परिवर्तन कर भुगतान कर दिया गया, जिसकी शिकायत नगर पंचायत नेता प्रतिपक्ष सोमनाथ भगत ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग रायपुर को करते हुए कलेक्टर बलरामपुर को भी इसकी शिकायत की कॉपी दी है। नगर पंचायत कुसमी में गौठान निर्माण हेतु शासन से 19,11,000 रुपये की स्वीकृति थी, जिसमें 4,78,000 रुपये नगर पंचायत को प्राप्त हुए थे, जिसका निर्माण कार्य का भुगतान सीएमओ द्वारा 11,42,000 रुपया अन्य अतिरिक्त मदों के राशि को भुगतान कर दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। इसमें हम लोग मेरे द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय और संचालक रायपुर को शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कुंभाखेड़ी बिजोरी मार्ग की हालत जर्जर है। आए दिन राहगीर वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत कुंभाखेड़ी बिजोरी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस ओर किसी भी भाजपा के वरिष्ठ जनों का कोई ध्यान आकर्षित नहीं है। इस गांव के ग्रामीणों को कुंभाखेड़ी से बिजोरी तक के मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे और उबड़ खाबड़ रोड से होकर गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि कुंभाखेड़ी से स्कूली छात्र छात्राएं हाई स्कूल पढ़ने जाते वक्त वहां से झकनावदा पढ़ने जाते हैं, तो वहीं गर्भवती महिलाओं को प्रसूति के लिए भी नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झकनावदा ही नजदीक पड़ता है, लेकिन इस ओर किसी भी विधायक या सांसद ग्रामीण का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए कोई ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शुक्रवार को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर तंज कसते हुए इस बार के चुनाव में गठबंधन की 300 से अधिक सीटें आने की बात कही। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव को दिल्ली से हेलीकॉप्टर के द्वारा तकरीबन 1 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचकर जयंत चौधरी के साथ होटल सॉलिटेरियन इन में संयुक्त प्रेस वार्ता कर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना था, लेकिन अखिलेश यादव मुजफ्फरपुर करीबन 3 घंटे लेट पहुंचे। बताया जा रहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर किसी कारण से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी गई। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट करना होता है। आप जहाँ लोग वहाँ अपॉइंट कर देंगे। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए कोई प्रस्ताव लाएगा उसको सहमति देंगे। अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में खोलना चाहेगा तो सही करेंगे, सरकारी खोलना चाहेगा तो मदद करेंगे। समाजवादी सरकार के अंदर अटल जी बना दी जाएगी। मैं जो हमारे पत्रकार साथी कहते हैं यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, यूनिवर्सिटी बना देंगे। एम्स हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अस्पताल को लेकर के कह रहे हैं कि बड़ा मेडिकल कॉलेज हो, ये किया जा सकता है कि एम्स के लिए प्रस्ताव भेज देंगे और एम्स के लिए जो समाजवादी सरकार में केंद्र सरकार चाहेगी वो सब सहूलियत दी जाएंगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि जितने भी एम्स उत्तर प्रदेश में अभी तक खुले हैं, दोनों एम्स में जमीन समाजवादी सरकार ने दी है। तो अगर आने वाले समय में अस्पताल के लिए, बड़े एम्स के लिए जो भी केंद्र सरकार चाहेगी वो समाजवादी सरकार में उपलब्ध कराएगी। पश्चिम दिशा में काम करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच, हाईकोर्ट बेंच के बारे में बताइए। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी की सफाई करके गई। कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा? 10,000 को। अभी नहीं बोल सकते, सरकार बनने पर हम लोग अखिलेश जी अधिवक्ताओं के लिए, अखिलेश जी अधिवक्ताओं के लिए आपकी सरकार ने
दोबारा फेस इधर हो जाएगा और नीचे नहीं हिलिए ना फोटो अखिलेश जी पत्रकारों के लिए क्या करेंगे? अखिलेश जी आप पहले ये बताइए पत्रकारों के लिए क्या करेंगे? अखिलेश जी पत्रकारों के लिए क्या करेंगे? राकेश जी को मैं समझा दूं, हमारे रथ में बैठे। अखिलेश जी पत्रकारों के लिए क्या करेंगे आप? जो पत्रकार अपना सुझाव देंगे वो शामिल करेंगे। नहीं अखिलेश जी ये बताइए पत्रकारों के लिए क्या करेंगे? जो पत्रकार साथी कहेंगे और जो सुझाव देंगे, जो सुझाव मानने लायक है वो स्वीकार करेंगे। अखिलेश जी हेलीकॉप्टर देरी से उड़ा, उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है क्या? मैं पत्रकार साथियों से चंदन भाई करता हूँ हमारी मदद करें। सर आपने सिंचाई और बिजली की बात कर ली, खाद को लेकर भी कुछ कहेंगे क्या? क्योंकि किसानों के लैंड पर आते हैं, किसानों का एक क्षेत्र है, तो आपने बिजली की बात कर ली, सिंचाई की, क्या खाद को लेकर कोई बात कहेंगे सर? यूरिया की जो किल्लत तमाम चीजें हैं, समय पर खाद मिले, सस्ती कीटनाशक दवाइयाँ मिले और उनकी फसल को एमएसपी के लिए इंतजाम हो, प्रोक्योरमेंट हो, खरीद केंद्र बने, ये इंतजाम किया जाएगा। और साथ ही साथ किसान जो अपने गन्ने भुगतान के लिए समय समय पर उन्हें आंदोलन करना पड़ता है के चुनाव के नियमों का अनुपालन। कल हमारे बुढ़ाना क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं राजपाल बालियान जी, ऑनलाइन उन्होंने निवेदन किया ईसी में कि एक वीडियो वैन वो चलाना चाहते हैं। एक दिन बीत चुका है, अभी तक उन्हें अनुमति नहीं दी, जबकि बीजेपी की वैन आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में चलाई जाए। हमारे पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग ऑब्जर्वर से मिलेंगे और मैं उम्मीद है कि इस तरह की शिकायत उनका निस्तारण निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग के अधिकारी करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है, नाराजगियां हैं सरकार से और उम्मीद के साथ गठबंधन की तरफ वो देख रहे हैं। ओपीएस की बात अखिलेश जी ने कही है, कई वादे हमने किए। आज स्थिति यह है कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था में अधिकारी उनके वोटर आई कार्ड मंगवा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी कर्मचारी से, पुलिस कर्मियों से जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से पड़नी है, सतर्क रहें। बैलेट पेपर लेकर वोट बना के ही दें। अपने वोटर कार्ड को अधिकारी भी मांगे, उसको ऐसे ना। क्या कोरोना के नाम पर कर्फ्यू लगाया जा सकता है मतदान के दौरान? क्या कोरोना के नाम पर? ये जयंत चौधरी ने ठीक बात कही है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लगाया गया है कि वो दबाव बना करके और उनके वोटर आईडी ले लें या आधार कार्ड ले लें। और हो सकता है जिस तरीके से जिला पंचायत में अधिकारियों ने मन मर्जी से वोट दिलवाए थे, इसमें भी लोगों पर दबाव बना रहे हैं। हम भी लिख करके चुनाव आयोग को इस बात को देंगे। इसके साथ साथ जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें। चरथावल से पंकज मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं, बुढ़ाना से राजपाल बालियान चुनाव लड़ रहे हैं, पुरकाजी से अनिल कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, मुजफ्फरनगर शहर से सौरभ स्वरूप चुनाव लड़ रहे हैं, मीरापुर से चंदन चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, खतौली से राजपाल सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता हमारा और जयंत चौधरी जी की दोनों की अपील पर इनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। जो जो वादे हम लोगों ने मिलकर के किए हैं उन वादों को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
नामांकन के आखिरी दिन विभिन्न पार्टियों के दिग्गज और निर्दलीयों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। सभी उम्मीदवार जीत का दावा कर रहे हैं। चुनावी समर में उम्मीदवारों के नामांकन का आज आखिरी दिन है। नामांकन का आज आखिरी दिन होने की वजह से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज और निर्दलीय उम्मीदवार हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत सहित कई कांग्रेसियों ने अपना नामांकन किया। कई अन्य दलों के नेताओं ने अपना नामांकन पत्र भरा। वहीं आजाद समाज पार्टी से उम्मीदवार SP सिंह इंजीनियर ने भी विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी जताई। बदहाल स्थिति को देखते हैं कि कोई कह रहा है मैं कॉलेज खुलवाऊंगा, कोई कह रहा है स्कूल खुलवाऊंगा, वहाँ तो सड़क तो फिलहाल मैं यही देखता हूँ कि विधानसभा के लोगों से मिलना है और ये चुनाव जो है कि सूखा खत्म करने का चुनाव होगा। भाजपा के दो पीछे तकरीबन 13-14 साल हो गए हैं, तो ये वनवास खत्म करना है ज्वालापुर का। कांग्रेस का विधायक देना है जो कि वहाँ के लोगों के साथ जो वो अपना ठगा सा महसूस कर रहे हैं, उनसे बचा। क्या रहेंगे दावे और वादे, क्या रहेंगे? दावे और वादे बिजली पानी सड़क सबसे पहले ये पहुंचाएंगे अपने भाइयों के पास। ये चुनाव जो है 52,000 युवा वोटरों का चुनाव होगा, वहाँ की जनता का चुनाव होगा। ये चुनाव जो है ज्वालापुर। रवि भाई, जो आपके यहाँ विरोध का स्वर उठा है ज्वालापुर विधानसभा में, SP सिंह जो है आपसे विद्रोह करके अलग जा रहे हैं, तो ऐसे में उसे किस तरह से आप जो तालमेल बना पाएंगे या किस तरह से अपने आप को देखते हैं? देखिए, विद्रोह का कोई स्वर नहीं है। रही बात SP सिंह जी की, मेरे अंकल हैं, सम्मानित हैं, पिता समान है और उनके बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। ना मेरे संस्कार है, ना ही मेरी पार्टी ने मुझे सिखाया है। और जाहिर सी बात है कि उनसे बात नहीं। उनके जाने से लाभ या हानि क्या है? वो जाएंगे ही नहीं। मैं 2-3 दिन में उनको मना लूंगा। ठीक, मुझे विश्वास है ठीक है। जाएंगे नहीं। वो हमारे परिवार के अभिनंदन। मुकाबला तो तनवीर भाई मैं किससे देखता हूँ, ईमानदारी से अगर दिल पे हाथ रख के बताऊँ तो बिजली पानी सड़क, ठीक है, इससे मुकाबला है। वो जीत को लेकर कितना आश्वस्त? जीत को लेके तो मेरा चेहरा बता रहा होगा मैं कितना आश्वस्त हूँ। पार्टी का मुकाबला इस बार किसी से नहीं है हरिद्वार ग्रामीण में, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक लोकल प्रत्याशी देने का काम किया। बाकी कांग्रेस हो या आम आदमी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सबने पैराशूट प्रत्याशी देने का काम किया। और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जनता इस बार नेता नहीं, एक बेटे को विधायक बनाने का काम करेगी। जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या वादे रहेंगे? समाजवादी पार्टी रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और 70% स्थानीय का जो मानक है फैक्ट्री के अंदर, इन मुद्दों को लेकर और किसानों को मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा और पूरे उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ रही है। सामने कैबिनेट मंत्री है, हरीश रावत की बेटी भी आ गई है और भी प्रत्याशी है, कैसे देखोगे, किस तरह लड़ेंगे इस लड़ाई? समाजवादी पार्टी ने जो एक लोकल की आवाज उठ रही थी, जो हरिद्वार ग्रामीण में एक आवाज चल रही थी कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा बचाओ, बाहरी प्रत्याशी को भगाओ, इस पर गौर करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी दिया है वो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा का है, जिसका निवास खुद ग्रामीण गांव में रहता है। तो इसीलिए हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जनता मन बना चुकी है कि इस बार हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में वो चुनाव जीतेगा जो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा है, जो ग्रामीण में निवास करता हो। AC में रहने वालों को इस बार जनता बाहर भेजने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है और क्षेत्र की जनता का जो एक लोकल के होने के नाते एक जो प्यार मिल रहा है, मैं उसमें जीत में अपनी आश्वस्त हूँ। और 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। देखिए, सर्वप्रथम मैं माँ गंगा को प्रणाम कहते हुए अपने नेतृत्व को, पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हरिद्वार ग्रामीण 35 के महान क्षेत्रवासियों को प्रणाम करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ की महान जो जनता है, यहाँ के लोग हैं, अपनी इस बेटी को आशीर्वाद देंगे और मैं दिन रात जो है यहाँ के लोगों की सेवा करूँगी। और कांग्रेस के समय को लोग याद भी कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछला 5 साल जो भाजपा का डबल इंजन का रहा है वो पूरी तरीके से विफल रहा है, फेल रहा है और लोग बहुत अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और कांग्रेस के समय को याद कर रहे हैं, हरीश रावत जी के द्वारा किए हुए कार्यों को, जनहित कार्यों को, जन कल्याण के कार्यों को याद कर रहे हैं और उन्हीं
अच्छे कार्यों को आगे ले जाने का कार्य मैं करूँगी। चलिए, आप काफी समय से सक्रिय हैं वहाँ पर, पिछले 5-7 साल से काम करते जी, हैं। जी। क्या मुद्दे हैं वहाँ पर जनहित से जुड़े, क्या बदलाव आप लाना चाहेंगी वहाँ पर? बेरोजगारी वहाँ पर चरम पर है और ये 5 साल में जिस विश्वास जो मैंडेट भाजपा को दिया गया, नौजवानों को ये लग रहा है कि पूरी तरीके से उनके साथ ठगी हुई। कोई ना ही सरकारी नौकरी किसी की लगी, ना ही किसी की प्राइवेट नौकरी लगी, कोई उद्योग, कोई फैक्ट्री वहाँ पर नहीं लगी। आज स्वास्थ्य सेवा जो है वहाँ पूरी तरीके से कुछ भी नहीं है। एक बेहतर अस्पताल हो, एक रोजगार मिले लोगों को, स्टेडियम हो, ताकि हमारी प्रतिभाएं जो हमारे नौनिहाल हैं वो अच्छा उभर के निकलें, इसके लिए कार्य किए जाएंगे। सड़कें बनाई जाएंगी, क्योंकि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा पता ही नहीं चल रहा, ग्रामीण में यह हालात हैं, उसके लिए कार्य करेंगे। किसी भी गांव में चले जाइए, एक हैंडपंप पे 20-20, 25-25 परिवार निर्भर कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं क्या कार्य क्या होगा। कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। हर जनहित के मुद्दों पर जो कार्य उन्हें करने चाहिए, चाहे किसानों के लिए हो, मातृशक्ति के लिए हो, युवाओं के लिए हो, हर चीज में जो है भाजपा जो रही वह फेल रही है। क्या चुनौतियाँ मानती हैं आप वहाँ पर, क्या चुनौती है आपके लिए? है कोई चुनौती? कोई चुनौती नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा कि मैं यहाँ के लोगों के लिए कार्य कर सकूँ, यहाँ की सेवा कर सकूँ और हरिद्वार ग्रामीण 35 को प्रगति के मार्ग पे आगे ले जाऊँ। अवैध खनन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी, ये जो कर रहे हैं, तब ये तो कहा ही जा रहा है, जनता ही कह रही है कि ये खनन प्रेमी मंत्री हैं। ये आज जनता की बात है और लोगों की अनदेखी हो रही है। लोगों को ना रोजगार मिल रहा है, ना कोई काम मिल रहा है, लोग परेशान हैं और ये सिर्फ अपना ही भला करने में लगे हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि लोगों के लिए कार्य हो और जो वहाँ के लोग हैं, हर उस पे अधिकार जो है हमारी वहाँ के लोगों का होना चाहिए और मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि उनके हक हकूक़ की जो है उसके संघर्ष को, उनकी लड़ाई को लड़ने का कार्य करूं और उनके अधिकार, जो उनका अधिकार है, उनको दिलाने का कार्य कर सकूं। देखिए, हम झूठे वादे तो करेंगे नहीं। मैं एक पॉलिटिशियन बाय चांस आप कह सकते हैं, परंतु वास्तविकता के साथ चलता हूं। और जहां तक मैं इसकी आज़ाद समाज पार्टी और पार्टी छोड़ने की बात हो रही है, मैं बता दूं आपको कि कहीं बहुत लंबे समय से हम देख रहे थे कि हमारे लोगों की अब उपेक्षा हो रही है, दलित की उपेक्षा हो रही है, मुस्लिम की उपेक्षा हो रही है, गरीब की उपेक्षा हो रही है, किसान की उपेक्षा हो रही है, मजदूर की उपेक्षा हो रही है। और यहाँ पे इस आवाज़ को चलाने के लिए निश्चित तौर पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें चाहिए था जहाँ से हम नौजवानों के लिए रोजगार की बात करें, किसान के उसके हक की बात करें, मजदूर को उसके हक की बात करें और यहाँ पे दलित वर्ग, गरीब लोग जितने लोग हैं उन सब के लिए क्या किया जा सकता है उस पर बात करें। परंतु यहाँ की कोई आज तक लेके नहीं आया है। लंबे लंबे वादे करते हैं, बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट कर देते हैं, उनको कंप्लीट नहीं करते। आप पूरे उत्तराखंड के अंदर देख लीजिए किस सोच के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। कैसे इस राज्य के अंदर राजस्व आएगा? क्या ये राज्य भीख के ऊपर चलता रहेगा? 5 साल के बाद इसका प्रारूप क्या होगा? 10 साल के बाद ये राज्य क्या बनेगा? 20 साल के बाद ये राज्य क्या बनेगा? किसी ने कोई स्कीम आज तक नहीं दी है। हम लोग उस स्कीम को बनाएंगे। हम बताएंगे कि रोजगार कैसे पैदा किया जा सकता है। हम नौजवानों के लिए ऐसी स्कीमें निकालने की कोशिश करेंगे जो अब तक नहीं निकल पाई हैं। निश्चित तौर पे हम हर वर्ग को साथ लेके चलने की बात करेंगे और यहाँ पे विकास की बात करेंगे, यहाँ पे एजुकेशन की बात करेंगे, यहाँ पे शिक्षा और चिकित्सा की बात करेंगे। यहाँ पे हर क्षेत्र में हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। जीत को लेकर 110% आश्वस्त हैं पूरी तरह से। आप लोगों ने देखा जब से कल से मोमेंटम आया है, यहाँ पे 5 सीटों पर बड़ी बड़ी पार्टियां फाइट से बाहर हो गई हैं। आप देख लेना, आप अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं कि कौन कौन सी सीटें हैं। ज्वालापुर से स्टार्ट कर लीजिए और वहाँ लक्सर तक चले जाइए, फिर उधर खानपुर से लेकर जबरेड़ा तक चले जाइए, ठीक है? तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसकी क्या पोजीशन है। निश्चित तौर पे हम यहाँ पे कुछ बहुत सबसे ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो बड़े दावों के साथ यहाँ आ रही थी, जो कह रही थी कि हम 7-7, 8-8 सीटें, उनको ढूंढने पड़ रही है कि कौन सी सीट पे मुकाबला है। मुकाबला हमसे ही होगा और किसी से मुकाबला जिसका होगा हमसे होगा और किसी से नहीं होगा। मध्य प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने चीराखान शक्ति केंद्र के ग्राम मानपुरा में बूथ विस्तारक बैठक ली। मंत्री दत्तीगांव ने कहा कि बूथ विस्तार के माध्यम से नवीन कार्यकर्ताओं को जोड़ना है और भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी योजनाओं के बारे में लोगों को बताना है ताकि अधिक से अधिक लोग पार्टी से जुड़े। इस दौरान कार्यक्रम में मानसिंह भगत ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली। साथ ही ग्रामीण ने मंत्री जी से मानपुरा छात्रावास से बामनियापाड़ा तक रोड और शमशान घाट निर्माण और चिरखान पंचायत में पशु चिकित्सालय की मांग की।
सीधी जिले में बड़े शहरों की तर्ज पर नशे का व्यापार चल रहा है। सीधी जिले में बड़े शहरों की तर्ज पर चलता नशे का व्यापार। जिले का नाम सीधी है, परंतु क्षेत्रफल में छोटा जिला है, जहां नशा अब अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। लगातार जिले की पुलिस की सक्रियता तत्परता की वजह से नशे का अवैध कारोबारियों के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्यवाही में बड़ी सफलता भी हासिल की है। लेकिन अब बड़े शहरों की तर्ज पर अब स्मैक जैसे नशे की भी यहाँ एंट्री हो चुकी है। नशे कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है, क्या पूरा मामला? ये बहरी पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई है, जिसमें काफ़ी दिनों से जो है जैसे नशीले पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु जो है सभी को निर्देशित किया गया है। उसी तारतम्य में जो है बहरी पुलिस के द्वारा स्मैक जो है इसमें 20 ग्राम इसमें जब्त की गई है, जिसमें बहरी पुलिस को जो सूचना प्राप्त हुई थी तो मायापुर दढ़िया जो तिराहा है उसके उस जगह पर जो है जो सूचना करता है उसने बताया कि इस प्रकार से जो व्यक्ति है जो कि स्कूटी में सवार है उनके पास में अवैध जो है मादक पदार्थ होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर जो है पुलिस की टीम रेगुलर रूप से काम की और इसमें जो है 2 आरोपी को जो है जो चालक और जो व्यक्ति है उनको संदेह के घेरे में लिया गया और साथ ही साथ इनके सर्च करवाया गया। सर्च कराने पर इनके पास से जो है 20 ग्राम स्मैक भी प्राप्त हुई है और साथ ही साथ स्कूटी जो है उसको भी जब्त कर लिया। इसके अलावा इनके पास में जो तौल मशीन और जो पन्नी जिसमें कि इसको जो वर्गीकृत करके जो अन्य लोगों को जो बेचने के फिराक में थे वह भी जब्त की गई है। साथ ही साथ इसमें पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इसमें जिस स्थान से लेकर के आए हैं वह स्थान और जिस कहाँ पे इनके द्वारा विक्रय किया जाना था उसका भी पता रसी करें और जो है इस प्रकार से इसमें जो है रेगुलर रूप से जो है अच्छी से अच्छी कार्रवाई करें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।